सुवर्णा, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि पटना हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला 1 साल के लिए सुरक्षित रख लिया। जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की और 7 अप्रैल 2022 को आदेश के लिए सुरक्षित रखा। हालांकि बेंच ने लगभग 1 साल बाद यानी 4 अप्रैल 2023 को मामले को रिहा कर दिया। तर्क ये दिया गया कि न्यायाधीश वकील के रूप में उसी सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न जमानत मामलों में से एक में उपस्थित हुए। तदनुसार मामला दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में सहायता कर रहा है, इसको पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो। विजय मदन लाल चौधरी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 270 में जो कहा गया है ये उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें ये है कि एक अनुसूचित अपराध होना चाहिए और पीएमएलए की धारा 3 की उपधारा 1 खंड यू में परिभाषित अनुसूचित अपराध के संबंध में अपराध की आय होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को हाईकोर्ट के जजों, एडवोकेट जनरल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रिमोट हियरिंग की सुनवाई के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के स्थानों से हाईकोर्ट तक पहुंच प्रदान करना है। झारखंड हाईकोर्ट की कंप्यूटर और डिजिटलीकरण कमेटी ने ई सर्विस सेंटर सुविधाएं खोलने का निर्णय लेकर और वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही के लिए जिला डाल्टनगंज, दुमका और पाकुड़ से मौजूदा ई सर्विस सेंटर के उपयोग की अनुमति देकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम से इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के खिलाफ 2015 में रेलवे एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी स्वीकार कर ली। जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने ये आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें इस साल सितंबर में अतिरिक्त सीजेएम गोरखपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में विशेष लोक अभियोजक द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत डॉक्टर संजय कुमार निषाद के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई वापसी के लिए दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करते समय एक स्पष्ट आदेश स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना आवश्यक है। धारा 143 ए की उपधारा 2 का अवलोकन करते हुए, जिसमें कहा गया है कि चेक के अनादरण के मामले की सुनवाई करते समय अदालत अंतरिम मुआवजे का आदेश दे सकती है, जो चेक राशि के 1% से लेकर चेक राशि के 20% तक हो सकता है। जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने कहा कि अदालत रकम तय करते समय कारण बताने के लिए बाध्य होगी। कोर्ट ने कहा, अगर किसी अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 143 ए की उपधारा 2 में निर्धारित अधिकतम सीमा का आदेश देने का फैसला किया है, जहां तक अंतरिम मुआवजे का सवाल है तो इसके लिए कारण बताना अदालत का कर्तव्य है। इसी तरह यदि विद्वान मैजिस्ट्रेट चेक राशि का 1% या चेक राशि का 2% या 3% जैसा भी मामला हो का अंतरिम मुआवजा दे रहे हैं तो कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। अंतरिम मुआवजे के रूप में आदेशित की जाने वाली राशि निर्धारित करने का विवेक विद्वान मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है। जब अदालत को विवेकाधिकार दिया जाता है तो इसका निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से ऐसे मामलों में सकारात्मक आदेश आवश्यक है, जहां एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत निर्धारित विद्वान मैजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम मुआवजे का अधिकतम 20% का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आदेशित अंतरिम मुआवजा चेक राशि के 20% से कम है
तो भी कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।